हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जल प्रदूषण के बारे में। इस सीरीज़ के अंदर हम जल प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इस जल प्रदूषण को रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं या समाधान के उपाय क्या हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सामने की स्लाइड के अंदर आपको कई तरह के उपाय नज़र आ रहे हैं, जैसे औद्योगिक और शहरी कचरे का निपटारा, नियम को सख्ती से लागू करना, यानी सरकार ने जो नियम बनाए हैं जल प्रदूषण को रोकने के लिए उनका अच्छे ढंग से पालन करना, जल को पुनर्चक्रण करना यानी वाटर रिसाइकलिंग, मिट्टी के कटाव को रोकना, फिर स्वच्छ भारत अभियान, जल स्रोतों और समुद्र तटों की सफाई करना, जैविक खेती को अपनाना और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के अन्य उपाय। तो एक एक करके हम इन सभी उपायों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक और शहरी कचरे का निपटारा। औद्योगिक इकाइयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनसे बड़ी मात्रा में जो दूषित जल और रासायनिक कचरा है वो लगातार नदियों के साथ नदियों के अंदर मिलाया जा रहा है। ये ना सिर्फ नदियों को प्रदूषित कर रहा है, समुद्रों को प्रदूषित कर रहा है, जलाशयों को प्रदूषित कर रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं ये भूजल को भी प्रदूषित कर रहा है, क्योंकि नदियों का, जलाशयों का जो जल है वो धीरे धीरे रिश्ता हुआ भूजल के अंदर ही मिलता है। तो अगर नदियाँ और जलाशय प्रदूषित होंगे, उनका जल प्रदूषित होगा, तो यही प्रदूषित जल जो है वो रिसाव के द्वारा भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर सकता है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि औद्योगिक कचरा जो होता है या शहरी कचरा जो है, जिसमें कि बड़ी मात्रा में विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उनका अच्छे से निपटारा किया जाए। और इसको निपटारा करने के लिए बहुत अच्छे ज़रूरत है कि अच्छे क्वालिटी के या अच्छी क्षमता वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उनको लगाया जाना चाहिए। और औद्योगिक जो किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो बहुत तरह की क्लियरेंस दी जाती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस होती है, उसके अंदर एक नियम रहता है कि कचरे का जो निस्तारण है, यानी जो गंदा पानी या प्रदूषित जल है उसको साफ़ करने के लिए पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए और ट्रीटेड वाटर ही जो होता है वो वाटर रिसोर्सेज के अंदर रिलीज़ किया जाना चाहिए। तो हालांकि नियम तो बनाए गए हैं, परंतु इनका पालन अच्छे से नहीं होता, तो इनके पालन की कोशिश करनी चाहिए, अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ कोशिश की जानी चाहिए कि सभी छोटे और बड़े शहरों में वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए, ताकि घरों से या इंडस्ट्री से या सब तरह का निकलने वाला जो डोमेस्टिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, उसको ट्रीट करके ही जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रिलीज़ किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पक्की नालियों का निर्माण आवश्यक है, ताकि जो पानी जो है वो इधर उधर अनावश्यक रूप से या फिर मनमाने ढंग से ना बह के ज़्यादा गंदगी को बढ़ाए नहीं। फिर है नियम सख्ती से लागू हों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश में पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए या पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, परंतु जो हमारी व्यवस्था ऐसी है कि उन नियमों का ठीक से पालन नहीं होता है। वैधानिक व्यवस्थाएं जैसे जल अधिनियम है या प्रदूषण निवारण है और नियंत्रण पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम है, डिफरेंट टाइप के नियम और अधिनियम जो हैं वो टाइम टू टाइम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। जल उपकर अधिनियम है 1987 में बनाया गया। ये सारे ऐसे नियम और कानून हैं जिनका उद्देश्य जो है वो प्रदूषण को कम करना है और उसकी प्रभावी रोकथाम करना है, परंतु ये नियम और कानून जो हैं वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो इतने अच्छे ढंग से अप्लाई नहीं होते हैं। लोग अपने पर्सनल फ़ायदों के लिए या अपनी पर्सनल सोच के हिसाब से, अपनी निजी सोच के हिसाब से इन नियमों को या तो दरकिनार करते हैं, यानी इनका ढंग से पालन नहीं करते, या इनमें कोई ना कोई लूप होल ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और सिर्फ कागज़ी रूप से ही या कागज़ी पैमाने पर ही इन नियमों का पालन किया जाता है। और वास्तविक रूप से ना तो इस तरह के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं, ना ही, और अगर प्लांट्स लगाए भी गए हैं तो उनकी एफिशिएंसी जो होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ना ही उसको टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाता है। तो जो नियम और कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनको सिर्फ बना लेना ही ज़रूरी नहीं है, यह आवश्यक है कि उन नियमों का सख्ती से लागू किया जाए, उनका सख्ती से पालन किया भी जाए और करवाया भी जाए। फिर नेक्स्ट आता है जल का पुनर्चक्रण। ये बहुत ज़रूरी है। रिसाइकलिंग जो होती है किसी भी रिसोर्स के इस्तेमाल को लिमिटेड करती है। मतलब हम अगर किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करते हैं तो हम उसका इस्तेमाल को बेहतर करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं और लंबे समय तक भी वो चीज़ हमारे लिए उपयोगी रहती है। तो जल प्रदूषण को रोकने के अन्य तरीकों में जल का पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग भी
उपयोगी है या फिर सम्मिलित है। इसके अंतर्गत हमें पीने के साफ और मीठे जल की लगातार आपूर्ति होनी सुनिश्चित रहेगी। और अगर हमारे पास कम गुणवत्ता वाला जल है तो उसको भी हम रिसाइकिल करके उसको पीने योग्य बना सकते हैं। और अगर वो पीने योग्य नहीं भी हुआ तो भी हम उसको बाकी के दैनिक जो कार्य हैं, यानी धुलाई, सफाई, इस सब कामों के अंदर हम उसको, या औद्योगिक कार्यों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साफ़ और मीठा पानी होता है उसको सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बाकी घरेलू दैनिक कार्यों के लिए उसके उपयोग को कम किया जाना चाहिए। उसकी जगह जो खारा पानी या दूसरा पानी है जो कम स्वच्छ है, जो पीने योग्य नहीं है, उस पानी का इस्तेमाल बाकी डोमेस्टिक कार्यों के लिए किया जाए या इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए किया जाए, और पानी का पुनर्चक्रण भी किया जाए। इससे हम जल प्रदूषण को रोककर पानी की लंबे समय तक उपलब्धता को और स्वच्छ पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिट्टी के कटाव की रोकथाम। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मिट्टी का कटाव रोकना भी ज़रूरी है। अगर हम मृदा का संरक्षण करते हैं तो हम जल प्रदूषण को भी रोकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पानी के साथ बहती हुई मिट्टी पानी के अंदर मिलती है, नदियों नालों के साथ बहती हुई मिट्टी भी पानी के अंदर आती है, तो वो भी पानी को मैला कर देती है, पीने योग्य पानी नहीं रहता है। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाएंगे तो मिट्टी का कटाव रुकेगा, और नदी नालों या फिर जो बरसाती नालों के साथ, नहरों के साथ बहता हुआ पानी जलाशयों के अंदर, नदियों के अंदर आकर मिलता है, वो कम दूषित होगा या उसमें मिट्टी की मात्रा कम होगी। तो मिट्टी के कटाव को अगर हम रोकते हैं तो भी हम एक तरीके से जल के प्रदूषण को भी नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आता है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सरकार द्वारा की गई एक अच्छी पहल है, जिसके अंदर जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, यानी खुले में शौच करना, और शौच भी ऐसे स्थानों पर करना जो जल संसाधनों के नज़दीक होते हैं। ऐसी जगहों पर जब शौच किया जाता है तो ये जो शौच है या मलमूत्र है, ये बहते हुए पानी या बरसात के पानी के साथ अंततः हमारे तालाबों या नदियों में ही मिल जाता है। और जब हम इस पानी का उपयोग कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रदूषित पानी का ही उपयोग कर रहे होते हैं। तो यदि हम शौच के लिए शौचालयों का इस्तेमाल करें और नदी स्रोतों या तालाबों के नज़दीक शौच नहीं करें या गंदा पानी जो है वो इनमें नहीं मिलने दें, तो हम कहीं ना कहीं जो है पानी को स्वच्छ रखने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा भी गाँव के अंदर भी आज भी नहरों या तालाबों के पास कपड़े जाकर धोए जाते हैं, जिनसे डिटर्जेंट वगैरह या बाकी जो मैल है कपड़ों का वो सारा का सारा नदी स्रोतों में या जलीय स्रोतों में मिल जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कंट्रोल करने की या इनको कम्प्लीटली रोकने की आवश्यकता है, ताकि जलीय स्रोतों के प्रदूषण को रोकना संभव हो सके। धार्मिक और जो अनुष्ठान होते हैं उनके लिए भी नदी के घाटों का ही उपयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों के लिए भी लोगों को जागरूक बनाना, लोगों को जल प्रदूषण की हानियाँ बताना और जल को स्वस्थ रखने के जो फ़ायदे हैं उनको समझाना एक इफ़ेक्टिव उपाय हो सकता है। फिर आता है जल स्रोतों व समुद्र तटों की सफाई। नदियों और तालाबों की नियमित अंतराल से सफाई आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जो है इनको गंदा तो कर देता है लेकिन कभी भी इनकी सफाई के बारे में नहीं सोचता, और यही गंदा जल जो है वो भूजल को भी प्रदूषित करता है। समुद्र का पानी भी इंसान की गई गतिविधियों के कारण बुरी तरीके से जो है वो प्रदूषित हो चुका है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना और समुद्रों की, जल स्रोतों की, समुद्र तटों की नियमित रूप से सफाई करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समुद्र तटों के अंदर, नदियों के किनारों के ऊपर, धार्मिक स्थलों के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अपनी आजीविका के लिए जो लोग हैं वो खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करते हैं, और यह व्यापार करते हुए वो जलीय स्रोतों में होने वाले प्रदूषण के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जलीय स्रोतों व तटों की सफाई करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। और ई डंपिंग जो समुद्र में की जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की जो डंपिंग समुद्र में की जा रही है, वो भी बहुत ख़तरनाक है और इस पर रोक लगाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है जैविक खेती को अपनाना। अगर हम कीटनाशकों का उपयोग कम करके जैविक खाद और जैविक रसायनों का उपयोग हम करते हैं, उर्वरकों का उपयोग करते हैं खेतों के अंदर, तो खेतों से होने वाले जो रासायनिक पदार्थ जो नदियों या जल स्रोतों में पहुंचते हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हम कम से कम मात्रा के अंदर कचरे का उत्पन्न करें, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाना और प्राकृतिक जल से छेड़छाड़ नहीं किया जाना, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना, ये सारे उपाय ऐसे हैं जिनको करके हम जल प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए।